एक जनरल रिसर्चर के जैसा कि आप क्योंकि फिलॉसफी के स्टूडेंट हो, आपको ऑलरेडी इस चीज की जानकारी है कि जो सिस्टम्स ऑफ लॉजिक है इसमें दो प्रकार के लॉजिकल मेथड्स होते हैं। जो ब्रॉडली स्पीकिंग दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक को कहते हैं इंडक्टिव और दूसरे को कहते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। और जैसा कि मैंने बताया कि मॉडर्न रिसर्च में इसका प्रयोग भरपूर होता है। और एक फिलॉसफी स्टूडेंट होने के नाते वेस्टर्न फिलॉसफी में जो मॉडर्न यूरोपियन एक डिबेट है जिसमें फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज किए गए थे, एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा से संबंधित कुछ मौलिक या मूलभूत प्रश्न उठाए गए थे, जिसके फोर रनर थे, जिसके फादर जो मॉडर्न फिलॉसफी के थे उनका नाम था रेने डेकार्ट्स। डेकार्ट्स ने, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिक्स का बायस होने के नाते उन्होंने मैथमेटिक्स के मॉडल को जो एपिस्टेमोलॉजी के जो फाउंडेशनल क्वेश्चंस थे उसको डील करने के लिए उन्होंने देखा कि ज्ञान के जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है। हम किसी भी विषय के ऊपर अनेक प्रकार के ओपिनियन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उन ओपिनियन में कौन सा ऐसा ओपिनियन या कौन सा ऐसा बिलीफ हमारा होगा जो एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ के तौर पर हम स्थापित कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीक ट्रेडिशन में अरिस्टोटल ने पहले ही नॉलेज को डिफाइन कर दिया था और एक बड़ी सर्वमान्य परिभाषा के रूप में उन्होंने कहा था कि ज्ञान वह है जो एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ हो। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ का मतलब होता है ज्ञान वह है जो एक सत्यापित और प्रामाणिक विश्वास के रूप में हो सके। ये जो सत्यापित या प्रामाणिक जो विश्वास है हमारा, डेकार्ट्स ने सोचा कि देखा कि मैथमेटिक्स में कोई भी कंफ्यूजन ज्ञान को लेके, मैथमेटिकल नॉलेज को लेके नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि पूरे मैथमेटिकल मॉडल में जिस रीजनिंग को हम अप्लाई करते हैं या जिस रीजनिंग के सहारे हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहां पर आप देखोगे कि मोस्टली हम डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हम आगे चल के इस पर और एलाबोरेट करेंगे। और उसी डिबेट में हम लोगों ने ये भी देखा है कि एक तरफ जो फंडामेंटल क्वेश्चंस एपिस्टेमोलॉजी के थे उसका एक आंसर रेशनलिस्ट यानी जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे उन्होंने अपने ढंग से देने की कोशिश की है। साथ ही साथ आप देखोगे कि उसका एक काउंटर मॉडर्न यूरोप में ब्रिटेन के एक फेमस थिंकर थे, फिलोसोफर थे, अनुभववादी फिलोसोफर थे, बाद में चल के उनको अनुभववादी दार्शनिक के रूप में जाना गया। वो थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक काउंटर रेशनलिज्म का एम्पिरिसिज्म के रूप में प्रस्तुत किया। और आप जानते हो कि दोनों बड़े ही एक दूसरे के परस्पर विरोधी क्लेम्स जो एपिस्टेमोलॉजी के हो सकते हैं उसके रूप में हम जानते हैं। और एम्पिरिसिस्ट ने मैथमेटिक्स को मॉडल नहीं अपनाया, मॉडल के रूप में नहीं स्वीकार किया है, बल्कि उसको साइंस, उनके लिए जो साइंस का जो मॉडल है जहां पर आप देखोगे कि इंडक्शन का प्रयोग होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का, उसका प्रयोग करके जो एपिस्टेमोलॉजी में हम किसी भी ज्ञान को प्रमाणित या प्रामाणिक ज्ञान के रूप में हम उसको स्थापित कर सकें, इस तरह का अटेम्प्ट एम्पिरिसिस्ट द्वारा किया गया। वो एक लंबा डिबेट है, उसको तो आपने सिलेबस में कवर भी किया होगा। तो आप देखोगे कि डिडक्शन और इंडक्शन, यानी डिडक्शन को हिंदी में कहते हैं निगमन और इंडक्शन को कहते हैं आगमन, इसका भरपूर प्रयोग करके जो पूरा डिबेट मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी का है उसमें इसका प्रयोग हुआ है। अगर हम बहुत ही जनरल बातें करें कि एक रिसर्चर
के लिए अगर ये बात की जाए, इस टर्म को पहली बार अगर उसको जानना समझना हो, तो हम बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल से चलते हैं। जो ये मेथड्स ऑफ रीजनिंग है, जो ब्रॉडली दो प्रकार की होती है, इंडक्टिव या डिडक्टिव। आप देखोगे कि डिडक्शन में क्या होता है कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स से हम किसी स्पेशल केस पर पहुंचते हैं। निगमन में हम क्या करते हैं, कुछ दिए गए जो सामान्य सत्य या सामान्य जो तथ्य होते हैं, उसके आधार पर हम किसी विशिष्ट निष्कर्ष को जब हम प्राप्त करते हैं कंक्लूजन के रूप में, तो उस जो प्रक्रिया होती है तर्क की, उस प्रक्रिया को हम निगमन या डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग के तौर पर जानते हैं। तो फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक केस और केसेस, ये जो अप्रोच होता है, ये डिडक्टिव अप्रोच होता है। और इसी का ठीक उल्टा इंडक्टिव अप्रोच होता है। इसका भी भरपूर इस्तेमाल रिसर्च में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जिस भी एरिया को आपने चूज किया है वहां केवल डिडक्टिव मेथड ही लगेगा। आपको दोनों मेथड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उन सभी का प्रयोग रिसर्च में किया जाता है, जैसे डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। इंडक्शन यानी आगमन, यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हो कि कुछ विशिष्ट तथ्यों या विशिष्ट घटनाओं के आधार पर उसमें एक जनरल पैटर्न हम जब देखने लगते हैं, तो हम एक टेंडेंसी होती है जनरलाइज करने की। जब हम पर्टिकुलर हमारा जो प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कुछ विशिष्ट घटनाओं को देखते हुए या विशिष्ट तथ्यों के आधार पर हम किसी जनरल जो कंक्लूजन पर जो पहुंचते हैं, इस प्रकार से हम तर्क करते हुए जब किसी जनरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो उस अनुमान की या उस तर्क की प्रक्रिया को आगमन की प्रक्रिया कहा जाता है। ये आप जानते हैं क्योंकि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, तो आपने एलिमेंट्री लॉजिक में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। एक फिर जनरल बातें अगर हम करें कि जो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। यानी कुछ गिवन जनरल, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नीचे मैंने एक बनाया हुआ एक पैटर्न जो डिडक्टिव रीजनिंग का हो सकता है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, जब भी रिसर्च में एंगेज होते हैं, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर थियरी को हमें रिफर करना हो, उसके बेसिस पर कुछ टेंटेटिव हाइपोथेसिस, जैसे वी माइट बिगिन विद thinking of a theory about our topic of interest. We then narrow that down into more specific hypotheses that we can test. We narrow down even further when we collect observations to address the hypothesis. This ultimately leads us to be able to test the hypothesis with specific data, that is confirmation, whether it gets confirmed or it does not get confirmed of our original theory. यानी जिस थियरी को हम अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर रिसर्च फाइंडिंग के लिए, तो कभी कभी इस डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया ही जाता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड कोई थियरी है और कोई टेंटेटिव हाइपोथेसिस हमने बनाया, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, उसके पैटर्न को देखना, फिर पर्टिकुलर में जाके उसको अप्लाई करना और देखना कि ये कंफर्म हुई कि नहीं, ये हाइपोथेसिस हमारा कंफर्म हुआ, टेस्ट हुआ कि नहीं ओरिजिनल थियरी से। तो इस अप्रोच को आप देखोगे, इसको हम डिडक्टिव अप्रोच यानी टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, जो किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है जैसे मान लो कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन थियरी इस्टेब्लिश किया ना, आप देखोगे लास्ट में ग्रेविटेशन थियरी मान लो थियरी इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा फिनोमेना को, यानी एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, फिर उनको लगा कि क्या जैसे एप्पल नीचे गिर रहा है, आखिर नीचे क्यों गिरा, वहीं रुका रहता, अगल बगल चला जाता, ऊपर चला जाता, ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे क्यों हुआ, ऐसा क्या बार बार ऐसा होता ही है क्या सभी चीजों के साथ। तो ऐसा करते करते इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने एक पैटर्न देखा होगा,
हाइपोथेसिस क्रिएट की होगी। हाइपोथेसिस के बाद एक प्रक्रिया होती है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसको अपनाया होगा, और अपनाने के बाद जब कंफर्मेशन हो गया होगा कि ये इसका अदरवाइज संभव नहीं है, तो एक थियरी इवॉल्व हुई जिसको ग्रेविटेशन थियरी के नाम से हम जानते हैं। तो वहां पर जो एक पैटर्न आप देख रहे हो, वहां पर आप देखोगे कि वहां पर बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल हुआ, जैसा कि साइंटिफिक रीजनिंग में ज्यादातर होता है। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। ये तो रिसर्चेस की बात है कि हम इसका प्रयोग करते हैं दोनों का, जैसा कि मैथमेटिक्स में डिडक्टिव मेथड का और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में या साइंटिफिक रिसर्च में हम इंडक्टिव टूल का प्रयोग, जो लॉजिकल टूल के वेल एस्टेब्लिश लॉजिकल टूल के रूप में है, उसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम कुछ फंडामेंटल और बेसिक्स की तरफ आते हैं। जैसे आप जानते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो आप देखोगे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने की बात हो, ईश्वर विश्व के संबंध को स्थापित करने की बात हो, या आप देखोगे कि कई बार होता है ना प्रॉब्लम ऑफ इविल के रूप में भी समस्या है, जो अशुभ की समस्या के धर्म दर्शन में, वहां भी एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठता है और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे व्यूज और थियरीज प्रोपाउंड की जाती है, और अपने थियरी के पक्ष में कुछ जो साउंड रीजनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए वहां भी तर्क का सहारा लिया ही जाता है, चाहे वो थीस्ट हो, चाहे वो इथीस्ट हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो, कोई भी हो, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लॉजिक का प्रयोग तो होता ही है। और जैसा कि आप देखोगे कि एक कॉमन मैन या ले मैन भी तर्क का प्रयोग करता है, क्योंकि हम मनुष्यों के पास इंटेलेक्ट होता है, और इस इंटेलेक्ट, जिसको बुद्धि कहते हैं, इसका प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। उसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ये मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार से होती ही है कि हम आप उस बुद्धि को अप्लाई करके हम डे टू डे लाइफ में भी अपनी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं। और अगर इसको आप डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज के रूप में ले जाएं, जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है, वहां भी जो भी रिसर्चेज होती हैं, वहां भी जिस प्रकार से ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के जो विधिमान्य जो उपाय होते हैं, तरीके होते हैं, वहां भी हम लॉजिक का प्रयोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। और आप जानते हैं कि लॉजिक वेस्टर्न ट्रेडिशन में लॉजिक को कहते हैं द साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग। ओके, ये साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग ये बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड एक डिसिप्लिन की तरह एक एरिया ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं है कि, और इसके वेस्टर्न ट्रेडिशन में जो ग्रीक थिंकर थे अरिस्टोटल, उनको कहा जाता है ही इज नोन एज द फादर ऑफ लॉजिक। और उन्होंने जो भी ट्रेडिशन इस्टेब्लिश किया वेस्टर्न ट्रेडिशन, उसको ट्रेडिशनल लॉजिक के तौर पर भी हम जानते हैं, परंपरागत तर्कशास्त्र के रूप में। और ऐसा नहीं है कि अरिस्टोटल के पहले जो भी थिंकर थे उनको रीजनिंग करना नहीं आता था, वो भी रीजनिंग करते थे, लेकिन इस लॉजिक एज सच को एक डिस्टिंक्ट जो फॉर्मल तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में, एक साइंस ऑफ रीजनिंग के तौर पर अरिस्टोटल ने प्रस्तुत किया। और एंशिएंट थिंकर थे अरिस्टोटल, और ये एक ट्रेडिशन बन गया कि किस प्रकार से फॉर्मली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं, करेक्ट रीजनिंग का, वैलिड रीजनिंग का। और अगर किसी भी रूल का वायलेशन हो तो हम कैसे कह पाएंगे कि जो भी हमारी रीजनिंग है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। इसको फॉर्मल रूप से अरिस्टोटल ने प्रस्तुत किया, और ये ट्रेडिशन एक कंटिन्यू ट्रेडिशन था मॉडर्न पीरियड तक। और मॉडर्न पीरियड आते आते जैसे डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज
में एडवांसमेंट होता गया, प्रॉब्लम्स अनेक प्रकार के इमर्ज होने लगे, जिसको फॉर्मली टेकअप किया जाने लगा। डिफरेंट स्पेसिफिक जो एरियाज जो नए नए इमर्ज हुए, तो वहां पर नए टूल्स एंड टेक्निक्स, लॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा। और आज की तारीख में आप जानते हैं कि इतने डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज हैं, तो केवल ट्रेडिशनल लॉजिक का ही प्रयोग नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बल्कि बड़ा एडवांसमेंट है लॉजिक में। मॉडर्न लॉजिक है, ट्रुथ फंक्शनल लॉजिक है, फॉर्मल लॉजिक है, इनफॉर्मल लॉजिक है, या आप देखोगे कि डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटेशनल लॉजिक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग है। इसमें बड़ा एडवांसमेंट हुआ है। तो हम क्योंकि फंडामेंटल्स की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और रीजनिंग और लॉजिक में अंतर हो। रीजनिंग में हम क्या करते हैं, तर्क करते वक्त हम इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं, हम कोई कंक्लूजन डिराइव करते हैं, किसी नोन अज्यूम फैक्ट्स के बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के रूप में लॉजिक का, लॉजिकल टूल का भरपूर प्रयोग होता ही रहा है। इसमें आप देखोगे कि मैं जनरल बातें अभी कर रहा हूं और स्पेसिफिक बातों पर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। डिडक्टिव रीजनिंग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि a type of logic in which one goes from general statements to specific instances। जैसे मैंने कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिखा हुआ है, all men are mortal, Socrates is a man, men are human, therefore Socrates is mortal। यहाँ पर दो प्रेमाइसेस के आधार पर, यानी दो आधार वाक्यों के सहारे एक कंक्लूजन ड्रा किया हुआ थर्ड स्टेटमेंट में दिख रहा है, therefore Socrates is mortal। और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म को न्यायवाक्य कहते हैं, और ये न्यायवाक्य का एक उदाहरण है, जो कि डिडक्टिव रीजनिंग का एक मेथड होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे फर्दर चर्चा करेंगे। जस्ट मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, ये जनरल बातें कि हम ऑलरेडी जानते हैं किस प्रकार से एक सिलॉजिस्टिक रीजनिंग का जो एग्जाम्पल, एक क्लासिक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह तरीका है एक डिडक्टिव रीजनिंग का। और इसके सिलॉजिज्म के बारे में आगे चल के हम और फर्दर डिटेल में जानेंगे कि जहां, जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर दो आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निकाला जाए, जिसमें एक आधार वाक्य को मेजर प्रेमाइज, एक को माइनर प्रेमाइज, और तीसरा जो कथन होता है या तर्क वाक्य होता है, उसको कंक्लूजन के रूप में जब हम इस क्रम में, इस पैटर्न से जब कोई भी डिराइव करते हैं, सिलॉजिज्म के बहुत सारे नियमों का प्रयोग करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, तो वो आर्गुमेंट वैलिड होगा। और अगर उसके जो भी रूल्स हैं सिलॉजिस्टिक रीजनिंग के, अगर उसका किसी भी एक रूल का वायलेशन करेंगे तो वह इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा, बी केयरफुल, डू नॉट कंफ्यूज ट्रुथ विथ वैलिडिटी। यानी जो यहाँ पर जो तर्क होता है, कभी हम तर्क करते हैं, उसमें हम प्रपोजिशंस का सहारा लेके कोई तर्क करते हैं। प्रपोजिशंस यानी स्टेटमेंट्स का सहारा लेके। तो स्टेटमेंट्स जो भी हम प्रयोग करते हैं वो फैक्चुअली करेक्ट भी हो सकते हैं या फैक्चुअली करेक्ट नहीं भी हो। एक इमेजिनरी एक कुछ स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके हम तर्क का सहारा ले सकते हैं जो कि फैक्चुअली करेक्ट ना हो। जैसे मान लो एक फनी एग्जांपल हम ले लें कि ऑल एनिमल्स आर फोर फुटेड, ओके, all tables are four-footed, therefore all animals are four-footed. All tables are all animals are four-footed, all tables are four-footed, therefore all animals are tables. Okay, supposing ये जो last statement all animals are tables, ये तो बड़ा फनी आपको लगेगा, ये हो ही नहीं सकता, ये नॉनसेंसिकल आपको लगेगा। लेकिन अगर किसी तर्क में इसका प्रयोग हम कर रहे हैं तो हम उसकी ट्रुथ
और या उसकी वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट पर ध्यान न देते हुए, बल्कि इस सिलॉजिस्टिक, अगर ये सिलॉजिज्म का उदाहरण है तो इसमें हम देखेंगे कि सिलॉजिज्म के किसी रूल का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे रीजनिंग को हम वैलिड रीजनिंग के तौर पर बता सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ओके, तो कभी ये कंफ्यूज नहीं करना है कि जो रीजनिंग है या जो आर्गुमेंट है जिसका लॉजिक में प्रयोग होता है, ये आगे चल के और डिटेल में इस बात को हम रखेंगे कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या तर्क है तर्कशास्त्रियों का, ये भी बातें हम करेंगे। तो नॉनसेंसिकल, मीनिंगलेस, जो कि फैक्चुअली करेक्ट ना हो, ऐसे स्टेटमेंट्स का भी प्रयोग करके हम तर्क कर सकते हैं। लेकिन तर्क करते वक्त हमें ये देखना होता है कि जो तर्क के जो विद्यमान तरीके हैं, जो स्थापित उसके रूल्स हैं उस पर्टिकुलर रीजनिंग का, वो उसका कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ये देखना होता है। उसी तरह से आप देखोगे डिडक्टिव रीजनिंग के और सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। यू ऑलरेडी नो, बीइंग अ फिलॉसफी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स ईट पिज्जा, जॉन इज अ स्टूडेंट एट CSJMU, देयरफॉर जॉन ईट्स पिज्जा। ओके, ये एक डिडक्टिव रीजनिंग का उदाहरण है। अब इसका मैं ये नहीं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सिलॉजिज्म है, इसमें ये जो कंक्लूजन डिराइव किया गया है ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो कैसे, इसके कुछ नियम होंगे, इसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये डिडक्टिव रीजनिंग का या सिलॉजिज्म के कुछ क्लासिक एग्जांपल्स हैं जिसको डिडक्टिव रीजनिंग में हम प्रयोग करके प्रयोग करते हैं। फिर ये देखना होगा कि ये वैलिड है कि नहीं, और वैलिडिटी के जो रूल्स और नॉर्म्स हैं उसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से आप देखो कि आपकी स्क्रीन पर ये भी दिख रहा है, ये भी एक उदाहरण है कि the argument is valid but is not certainly true। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला देखो, all math teachers are over 7 feet tall। ये मैंने जस्ट हमने इमेजिन किया कि आप कहोगे नहीं सर, मैथमेटिक्स के बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा हो तो 5 ही फीट के होते हैं, तो यहाँ इससे मतलब नहीं है। गिवन दैट all mathematics teachers are over 7 feet tall, Mr. D is a maths teacher, therefore Mr. D is over 7 feet tall। ये जो आर्गुमेंट है ये सीमिंगली आपको देखने में लग रहा है कि ये वैलिड है यहाँ पर, लेकिन ट्रुथ की बात नहीं। अगर ट्रुथ की बात करेंगे, स्टेटमेंट जिसका प्रयोग हुआ है, तो ये सर्टेनली ट्रू नहीं है। लेकिन ये जो रीजनिंग है ये एक वैलिड रीजनिंग है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे। ओके, और ये जो फिर हम लोग क्या करते हैं कि लॉजिशियन स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं, अगर जो रूल्स होते हैं लॉजिक के वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं होते, वो यूनिवर्सल होते हैं। तो लैंग्वेज के में क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स बड़े वैल्यू लोडेड होते हैं, तो इन सब से बचने के लिए हम लॉजिकल फॉर्म ऑफ रीजनिंग, लॉजिशियंस क्या करते हैं, लॉजिकल फॉर्म रीजनिंग की बात करते हैं। तो given this and this, if this then that follows। ओके, सो एक लॉजिकल फॉर्म की बात होती है जिसमें इस चीज को से बचने की कोशिश होती है कि हम लैंग्वेज का जो वो ट्रांसलेशन के इश्यूज हैं, मीनिंग के इश्यूज हैं, उसकी फैक्चुअलिटी के जो इश्यूज हैं, उसको एड्रेस कोई लॉजिक में नहीं किया जाता। उसके लिए तो लैंग्वेज होता ही है कि किसी लैंग्वेज में कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं, इसको टेस्ट करना लॉजिशियन का कार्य नहीं होता है। इसमें हम रूल्स ऑफ रीजनिंग को देखने की कोशिश करते हैं, और उसका जो तरीका होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग होती हैं कि रूल्स का वायलेशन ना हो, ये ध्यान देखने की बात होती है लॉजिक में। तो जैसे आप देखोगे P then Q, X is P, therefore X is Q, इस तरह का में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग कहते हैं। मैं जस्ट एक ओवरव्यू देख रहा था कि डिडक्टिव रीजनिंग कहते किसे हैं। इसके स्पेसिफिक डिटेल में जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है हम चलेंगे आगे, क्योंकि दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन
लॉजिकल रीजनिंग। तो मैंने जस्ट एक जनरल बातें बताने की कोशिश की कि डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है। यानी फिर से रिपीट करते हुए कि किसी सामान्य सत्य के आधार पर, किसी सामान्य कथन के आधार पर जब हम कोई विशिष्ट निष्कर्ष निकालें, विशिष्ट निष्कर्ष डिराइव करें, तो उस प्रक्रिया को डिडक्टिव प्रक्रिया कहा जाता है। और वो जो प्रक्रिया हम लोगों ने स्थापित किया वो वैलिड है कि नहीं, इसके लिए रूल्स ऑफ रीजनिंग को रिफर करना होता है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का जैसे आप देखोगे कि इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स गोइंग फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक केसेस टू अ जनरल स्टेटमेंट, यानी कुछ स्पेसिफिक जो इंस्टेंसेस होते हैं, उदाहरण होते हैं, उसके आधार पर जब हम किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे तो उस प्रक्रिया को आगमन की प्रक्रिया, तर्क की आगमन की प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल दूं तो फिर इस एग्जांपल पर आऊं। जैसे मान लो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी क्लास के 5 स्टूडेंट बाहर जाकर किसी जहां पर कहीं नल हो, जहां से पानी आता हो, आरओ वाटर हो, प्लांट लगा हो, वहां से 5 के 5 ABCDE जाके पानी पीते हैं। और पानी पीने के बाद ए की तबीयत बिगड़ जाती है और वो फेंट जैसा महसूस करने लगता है। और इसी तरह से बी के साथ भी यही होता है, सी के साथ भी होता है, डी के साथ भी होता है, ई के साथ भी। अगर इस तरह की घटना घटित हो तो आप क्या कंक्लूजन जनरल डिराइव करोगे? एनीबॉडी हु ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम दिस टैप ऑफ वाटर, ओके, इज गोइंग टू सफर लाइक दिस 5, ओके। तो इन 5 के आधार पर जो आपने एक जनरल कंक्लूजन डिराइव कर दिया, इस तर्क की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आगमन की प्रक्रिया कहेंगे। यहां पर जो भी कंक्लूजन डिराइव होता है, वो जो जनरलाइज हम करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए टेस्ट नहीं किया है तो उसमें प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 6, 13, 20, 27, आगे क्या होगा? तो देयर इज मोर देन वन करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि 6 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 27, तो अगला नंबर क्या होगा? ओके, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। यहां देखिए मैंने कहा कि इस सीक्वेंस में 6, 13, 20 और 27, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? तो इसमें आप देखोगे कि 7 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर आप कह सकते हो 34 होगा ना। हाउएवर ये जो सीक्वेंस, अगर आपको बताया तो नहीं गया कि सीक्वेंस कैसा है। मान लीजिए सीक्वेंस में कहा जाए कि ये डेट है किसी पर्टिकुलर मंथ का, जिसमें जो महीना 31 का होता है। जैसे जनवरी के महीने की अगर ये डेट्स हो ना, तो अगला क्या होगा? अगली डेट क्या आएगी? तो 3rd आएगा, होगा कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं कि ये एक तो आ गया आंसर कि अगर ये केवल एक नंबर है, ये नहीं स्पेसिफाइड है कि क्या होगा, तो आप देखोगे कि इसका 34 होगा। और अगर ये 31 का महीना है तो 3 होगा। और नेक्स्ट नंबर 4 हो सकता है अगर 30 का महीना हो, और 29 का महीना हो तो 5 होगा, 6 होगा अगर 28 का फरवरी का महीना ना। तो इंडक्टिव रीजनिंग में देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। कंक्लूसिवली क्या होगा, ये इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं वो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी या लो प्रोबेबिलिटी, इस तरह की चीजें हमें इंडक्टिव जनरलाइजेशन में देखना होता है।
फिर आप देखोगे कि इंडक्टिव अप्रोच जो इंक्वायरी की होती है ना, इसमें और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि द इंडक्टिव स्टडी assumes that all science starts with observations which provide and which now can be derived and claimed that really impinge directly on the senses. तो इसमें एक्चुअली डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल जो फिनोमेना होता है उसमें जो पैटर्न हम देखते हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं। और इसमें आप देखोगे कि जो भी साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसमें आप देखोगे कि रिसर्चेज में भी जो इंडक्टिव रीजनिंग का सहारा हम लेते हैं, इसमें आप देखोगे जो सैंपल्स होते हैं ना, स्मॉल सैंपल्स और लार्ज सैंपल्स की बात होती है, जो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। फिलॉसफी में नॉर्मली ऐसे लोग नहीं करते, लेकिन फिलॉसफी में भी कुछ ऐसे रिसर्चेस टेकअप किए जा सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की स्टडी करने के लिए, वहां के बिहेवियर को देखने के लिए, ठीक है, वो भी स्टडी की जा सकती है। आजकल लोग करते हैं, फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इवन अप्लाइड फिलोसफी, अप्लाइड एथिक्स के बहुत सारे इश्यूज हैं, जहां पर कुछ एम्पिरिकल इंक्वायरी भी की जा सकती है। लेकिन एम्पिरिकल इंक्वायरी अन्य जो सोशल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, वो जो रिसर्चेज होती हैं, वहां पर आप देखोगे इसीलिए कि उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो उसकी होने की, इसके लिए बहुत ही लार्ज सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, और फिर ये देखा जाता है कि आप देखोगे इनडायरेक्ट मेथड भी एक तरीका होता है ना। आप लॉजिक में पढ़े होगे, आगे चल के पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है तो, इनडायरेक्ट मेथड से भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है कि नहीं, ठीक है। 100% किसी फाइनल ट्रुथ पर हम नहीं पहुंचते, लेकिन जो भी स्टडी, जो भी रिसर्च, जो भी सैंपल्स, जनरल फिनोमेना, जो भी फिनोमेना को देख के हम जनरलाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर सेट पैटर्न के बेसिस पर इंडक्टिव रीजनिंग का सहारा लेते हुए, तो वहां पर ये इश्यूज होते हैं। लेकिन फिर भी हम जो साइंटिफिक ट्रूथ्स, एक साइंटिस्ट जब कोई चीज इन्वेस्टिगेट करके एक जनरल लॉ डिराइव करता है तो उसमें एक विश्वास हो जाता है ना कि ये स्थापित वैज्ञानिक सत्य है, तो इसको माना जाता है। और आप देखते हैं कि उसी विश्वास पर ही टेक्नोलॉजी का जो भी इन्वेंशन हो रहा है, समझ जहाज का इन्वेंशन हो रहा है, तो उसके कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हो रहा है। इतना विश्वास है कि जहाज अपने डेस्टिनेशन पर अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि जिस साइंटिफिक प्रिंसिपल का सहारा लेते हुए इस जहाज को उड़ाया जा रहा है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि हाँ ऐसा, लेकिन उसमें संभावना फिर भी बनी रहती है कि कभी कोई एक आपका इंस्टेंस में आप फेल हो जाओ। तो आप देखोगे कि जो साइंटिफिक ट्रूथ्स होते हैं, जो साइंटिफिक एम्पिरिकल जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, उसमें इंडक्शन का सहारा हम लेते हैं। और फिर मैंने जैसे शुरू में बताया था कि इवन डिडक्टिव मेथड का भी सहारा लेते हैं। जो वेल एस्टेब्लिश्ड थियरीज हैं उसको स्पेसिफिक, जब भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होता है तो दोनों किसी ट्रुथ पर पहुंचने के लिए, फिर उसको टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे जो वेल एस्टेब्लिश्ड थियरीज होते हैं उसका सहारा लेके हम लॉजिकली टेस्ट करते हैं, उन टूल्स का सहारा लेके कि जो निष्कर्ष डिराइव हुआ है वो एक स्थापित सत्य के रूप में है कि नहीं। तो लॉजिकल टूल्स का सहारा लिया ही जाता है इसमें साइंटिफिक रिसर्च। इसमें आप देखोगे कि जब हम लोग आगे चल के जो आगे की क्लास में हम लोग बड़े ही सिस्टमेटिकली प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले डिडक्शन से, फिर इंडक्शन पर हम आएंगे, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है उसमें इंडक्टिव रीजनिंग भी दिया हुआ है, एंड यू आर सपोज टू गो थ्रू द इंडक्टिव टूल्स ऑफ रीजनिंग, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा है जो कि आपको जानना ही चाहिए। जितना आप जानते हैं उसके फर्दर डिटेल में जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आगे रिसर्चेज में इसका प्रयोग
हो सकता है, क्योंकि काजेशन में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग जो सिलेबस में दिया है, इसमें मेथड्स ऑफ काजेशन की बात होती है, यानी जो काजल रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का प्रयोग होता है। और एक ब्रिटिश थिंकर थे जॉन स्टुअर्ट मिल, ओके, उन्होंने 5 मेथड्स ऑफ काजेशन की बात की है, काजल प्रिंसिपल्स की। और साइंटिफिक रीजनिंग में इसका भरपूर प्रयोग होता है कि दो आइटम के बीच में कोई नेसेसरी कनेक्शन है कि नहीं, काजल कनेक्शन है कि नहीं, इसका अपना तरीका होता है, जिसको मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, रेसिड्यू मेथड, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, okay, etc. There are 5 methods of causation, and Stuart Mill talks about those methods under inductive reasoning. उसी तरह से आर्गुमेंट बाय एनालॉजी, एनालॉजिकल आर्गुमेंट भी हम करते हैं, और इसका प्रयोग करते हुए आपने भारतीय दर्शन में भी देखा होगा, जब प्रमाणों की बात होती है तो मीमांसा न्याय दर्शन में आप देखोगे कि एक प्रमाण होता है उपमान प्रमाण। उपमान, एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं सादृश्य, ओके, और एनालॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं सादृश्य मूलक अनुमान तर्क। तो आपने देखा होगा कि इसको एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था न्यायिकों ने, आर्गुमेंट बाय एनालॉजी को, जो कि वेस्टर्न लॉजिक में भी जिसकी चर्चा होती है, और ये भी प्रयोग में होता है। कई बार एनालॉजी के बेसिस पर हम बताने की कोशिश करते हैं, कई बार एनालॉजी का प्रयोग होता है, और फिलॉसफी में अपने आर्गुमेंट को सिद्ध करने के लिए डिफरेंट जो एरियाज ऑफ नॉलेज है उसमें उसको बताने के लिए एनालॉजी का प्रयोग किया जाता है। और एनालॉजी हेल्प्स इन रीचिंग टू अ कंक्लूजन, ओके। और जैसा कि आपने देखा कि गो सदृश, अगर किसी एनिमल को आप जंगल में देखना, जैसे मान लीजिए नील गाय नहीं देखा है, तो गो सदृश किसी एनिमल को देखकर आप जान सकते हैं कि वह नील गाय है। तो एनालॉजी ऑफ काउ हेल्प्स यू टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर एनिमल कॉल्ड नील गाय, ओके। तो ये जो सादृश्य है ना, एनालॉजी इट हेल्प्स। और इसका भी आर्गुमेंट का अपना एक मेथड है, जिसको वेस्टर्न ट्रेडिशन में आर्गुमेंट बाय एनालॉजी के नाम से जानते हैं, इसको भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी थियरी इवन स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड टूल के रूप में हम जानते ही हैं। और प्रोबेबिलिटी थियरी की प्रोबेबिलिस्टिक लॉजिक क्या होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस टूल का भी प्रयोग रिसर्चेस में होता है, डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का रिसर्च टॉपिक लिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी थियरी, जिसको संभाव्य सिद्धांत कहते हैं, इसका भी तर्क में प्रयोग होता है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग में इसको डिस्कस किया जाता है, ओके। तो आज जो मैंने आज की क्लास में मैंने एक ओवरव्यू प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जो लॉजिकल सिस्टम्स ऑफ लॉजिक है, जिसको इन जनरल किसी भी इन्वेस्टिगेशन में लॉजिकल टूल्स का प्रयोग होता ही है, चाहे वो डे टू डे लाइफ से संबंधित हो, चाहे वो किसी फॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज से संबंधित हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंटेलेक्ट का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, तर्क का प्रयोग हम करते ही हैं। इसके कुछ फॉर्मल तरीके हैं, और फॉर्मल जो तरीके हैं उनको जानना एक रिसर्चर को आवश्यक होता है। तो जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पर कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसका जनरल नेचर क्या है, आज के इस क्लास में मैंने ये डिस्कस करने की कोशिश की। कल हम बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वहां पर भी हम डिडक्शन से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन, डिडक्टिव रीजनिंग, ओके। और डिडक्टिव रीजनिंग करते वक्त हम लोगों को
कुछ स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना ही होता है, जैसा कि मैंने एक क्लासिक एग्जांपल सिलोजिज्म का दिया था कि सिलोजिस्टिक रीजनिंग वो है जिसमें तीन प्रकार के तीन स्टेटमेंट का प्रयोग होता है, जिसमें से दो स्टेटमेंट आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। उसका अपना एक तरीका होता है। उसी तरह से कुछ रीजनिंग ऐसी होती है जहां पर किसी एक कथन से ही हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ओके, उसको लॉजिक में इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। ओके, उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं जो ट्रेडिशनल लॉजिक में जिसका मेंशन होता है, वो भी जानना आवश्यक है। तो रीजनिंग करते वक्त जो डिडक्टिव रीजनिंग की जहां तक बात है, तो कल की क्लास में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस that we use in different types of reasoning, particularly in the deductive reasoning. Okay, तो इस पर हम लोग डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे और फिर आगे जो भी टॉपिक्स होंगे ग्रेजुअली इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर हम उस पर प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप कुछ प्रश्न, ये जनरल बातें हैं, लेकिन अगर कुछ प्रश्न हो तो हम टेकअप कर सकते हैं, अन्यथा आज के इस डिस्कशन को हम वाइंड अप करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उद्धव, कुछ प्रश्न तो नहीं है आपके